बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर जो है वो ज़रूर सुन रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम गुज़िश्ता लेक्चर में बात कर चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अब उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने वहाँ से n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी और n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हुए हमने ये कहा था जी कि हम मोलर मास को तकसीम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, जहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब वहाँ पर मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास मजमूई तौर पर हम इसको एक नाम के साथ पुकार सकते हैं और वो है मोलर मास। यानी चाहे मॉलिक्यूलर मास हो चाहे फार्मूला मास हो, तो हम इसको मोलर मास के नाम के साथ जो है वो पुकारते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर मास है ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूल्स का, और जो फार्मूला मास होता है ये होता है आयोनिक कंपाउंड का, यानी जो आयंस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर हम इसको जो है वो लिख भी लेते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है ये है जी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड का, जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका होता है, और जो फार्मूला मास है ये हमारे पास होता है जी आयोनिक कंपाउंड का। जो आयोनिक कंपाउंड होंगे जी इनका हमारे पास जो है वो फार्मूला मास होगा। अब ये है क्या, ये है जी कि हमारे पास चाहे मॉलिक्यूलर मास है चाहे फार्मूला मास है, किसी भी फार्मूला के अंदर मौजूद होते हैं एटम्स। किसी भी फार्मूला के अंदर मौजूद होते हैं एटम्स। अब उन एटम्स को के होते हैं जी एटॉमिक मास, यानी उनके जो मास होते हैं उनको क्या बोला जाता है जी एटॉमिक मास। अब किसी भी फार्मूला के अंदर मौजूद एटम के एटॉमिक मासेस का मजमुआ, एटॉमिक मासेस का मजमुआ, इसको क्या कहेंगे जी, इसको हम मोलर मास कहेंगे या मॉलिक्यूलर मास कहेंगे या फार्मूला मास कहेंगे। यानी उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को जमा कर दें तो ये हमारे पास जो है वो, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो देन हम फार्मूला मास कहेंगे। अब बारी बारी जो है वो इनको देख भी लेते हैं, इनके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमुआ, तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस के मजमुआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को जमा कर दें। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक दो मिसालें भी देख लेते हैं। जैसे कि H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर हमारे पास दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, साथ में हम यहाँ पर लिख भी लेता हूँ जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी 1 AMU। अगर एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे जी AMU। और ऑक्सीजन का कितना होता है जी, ये हमारे पास होता है 16 AMU। अब क्या करें जी, अब इनके एटॉमिक मासेस को हमने जमा करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने कितना कहा जी कि ये हमारे पास है जी 1 AMU। अब हाइड्रोजन के कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर 2, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है जी 16 AMU। अब 2 को 1 से ज़रब कर दें तो जवाब हमारे पास आएगा 2 AMU, और जमा हमारे पास आ गया 16 AMU। अब 16 जमा 2 ये हमारे पास कितना आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 18 AMU। ये हमारे पास आ गया जी 18 AMU। ये हमारे पास जो है वो पानी का जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास आ गया। इसी तरह से एक मिसाल और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हो कार्बन डाइऑक्साइड।
अब कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है जी? कार्बन का होता है जी 12 AMU। ऑक्सीजन का हम जानते ही हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16 होता है। अब इनको हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। सो कार्बन का हमारे पास है जी 12 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16 AMU। अब 16 के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे जी? हम करेंगे 2 को। 2 के साथ क्यों ज़रब की? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी 12 AMU जमा 16 को 2 से ज़रब कर दें। सो ये हमारे पास आता है जी 32 AMU। अब इनको जमा कर दें तो ये हमारे पास कितना आ गया जी? ये आ गया 44 AMU। सो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास आ गया, या हम इसको मोलर मास भी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को मजमूई तौर पर मोलर मास के नाम से भी पुकारा जाता है। सो अब जो है वो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर जो है वो मिसाल देख लेते हैं जी, जो कि हमारी किताब के ऊपर मौजूद है। कि यहाँ पर हमसे ये कहा गया है मिसाल नंबर 1 के अंदर के नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। अब नाइट्रिक एसिड का अगर हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक मासेस का जो है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक साइड पर लिख भी लेते हैं, जैसे कि पहले भी लिख चुके हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है जी? हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1 AMU। ये याद रखिएगा, ये आपको आइंदा भी जो है वो बहुत मददगार साबित होंगे। इस वजह से इनको साथ में नोट कर लिया करें या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको जो है वो बाद में आसानी रहे। या अपनी नोटबुक निकाल लिया करें और साथ साथ इसको जो है वो नोट करते रहा करें। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है इसका हमारे पास कितना है जी? ये है 14 AMU। सो ऑक्सीजन का कितना है जी? ऑक्सीजन का हमारे पास है 16 AMU। अब हमने क्या कहा था जी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास या आप इसको मोलर मास भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है? ये एटॉमिक मासेस के मजमूए के बराबर है। सो हमारे पास पहला एटम क्या है जी? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और जमा हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। सो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 हैं। सो यहाँ पर इसको ज़रब भी करेंगे 3 के साथ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक ही है और ऑक्सीजन के जो है वो 3 है। अब इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम कर रख देते हैं जी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 1 जमा नाइट्रोजन का हमारे पास कितना है? 14 जमा ऑक्सीजन का कितना है? 16 और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3। सो 14 जमा 1 ये हमारे पास कितना हो गया? 15 जमा 16 को 3 से ज़रब करें, ये कितना हो जाएगा जी? ये हमारे पास आ जाएगा 48। सो इनको जमा कर दें तो ये टोटल हमारे पास कितना बनेगा? ये बनेगा जी 63 यानी 63 AMU। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का जो है ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा। सो इसी तरह से हम अब कुछ आयनिक कंपाउंड के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बात हो चुकी है कि दोनों के लिए सेम है, दोनों के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस को जो है वो जमा करेंगे। अब जो किताब पर डेफिनेशन लिखी गई है हम उसको भी साथ में के अंदर जो है वो देख लेते हैं। पेज को हम थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर जो है वो इसको चले यहाँ पर जो है वो इसको रख लेते हैं जी कि आयनिक कंपाउंड सेरोकिल टोस्ट क्रिस्टल बनाते हैं। सेरोकिल यानी 3 डिमेंशनल अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, और फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर किए जाते हैं। इस सूरत में एक शय के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद, सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कि एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। वहाँ पर भी यही था कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। यहाँ पर भी वही बात है
कि उसके फार्मूला यूनिट में मौजूद एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। अब इस हवाले से जो है वो हम एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो एग्जांपल हमारी बुक पर मौजूद है वो है पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास जो है वो मालूम करें। सो अगेन उसी तरीके के साथ सबसे पहले जो है वो हमें इनके एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए। सो अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है जी 39 AMU। इसी तरह से सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 AMU। AMU क्या है जी? एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। और इसी तरह से ऑक्सीजन का अभी हम ऊपर बात की, ऑक्सीजन का कितना होता है जी? ये हमारे पास है 16 AMU। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला मास अब हमारे पास किसके बराबर होगा जी? फार्मूला मास ये बराबर होगा जी पोटाशियम का एटॉमिक मास। अब किसके साथ इसको ज़र्ब करेंगे जी? इसको ज़र्ब किया जाएगा 2 के साथ। क्यों? क्योंकि पोटाशियम के 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, जमा सल्फर का एटॉमिक मास। अभी ये किसी के साथ नहीं ज़र्ब होगा क्योंकि एक ही है, और जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब इसको किसके साथ ज़र्ब करेंगे? इसको ज़र्ब किया जाएगा जी 4 के साथ, क्योंकि हमारे फार्मूला में 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। सो पोटाशियम की कितनी है जी? 39। इसको ज़र्ब करेंगे 2 के साथ, जमा सल्फर की कितनी है जी? 32। थोड़ा इस तरफ को करके लिख लेते हैं यहाँ पर 32, और जमा ऑक्सीजन की कितनी है जी? ऑक्सीजन की हमारे पास है 16, और इस ये ज़रब हो रहा है जी 4 के साथ। अब इनको जो है वो ज़रब करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी पोटाशियम का 39, इसको ज़रब करेंगे 2 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 78, जमा हमारे पास है 32, और जमा हमारे पास है जी, अब क्या करेंगे जी? 16 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। अब जो है वो इनको जमा कर लें, 64 जमा 32 जमा 78, तो ये हमारे पास टोटल जो है, पेज थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाए, यहाँ पर कर लेते हैं जी। सो इनको जमा करें जी, तीनों को 78 जमा 32 जमा 64, तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा जी? ये बन गया जी 174, यानी 174 AMU। सो ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला मास आ गया। सो इस तरीके के साथ हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, या इन दोनों को मजमूई तौर पर अगर हम कहें कि हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास जो है वो निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकाला जा सकता है कि इनके एटॉमिक मासेस को हम जमा कर देंगे, इन जितने भी एटम्स उस फार्मूला के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो जमा कर दिया जाएगा। सो इस तरीके के साथ हम उनके मोलर मास की वैल्यू जो है वो बआसानी जो है वो निकाल सकते हैं। सो ये है जी आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।